फंड में पैसे लगाएं, सिर्फ इतना प्लान करने के साथ ही जरूरी है अपने फंड की परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करना। जी हां, अक्सर किसी फंड में निवेश करने के बाद उसमें से निकलने का फैसला हम या तो बाजार में आ रही गिरावट को देखकर कर लेते हैं, या फिर अगर फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा हो तो हम निकल जाते हैं। लेकिन असल में कब आपको अपने फंड से निकलना चाहिए, आज योर मनी में हम करेंगे इसी पर बात। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। आपका फंड नहीं दे रहा है मुनाफा, क्या फंड से निकल जाएं? कौन से टॉप परफॉर्मिंग फंड और किन का प्रदर्शन है खराब, आज करेंगे विस्तार से चर्चा। इनकम टैक्स बचाने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कहां करें निवेश, तो इन तमाम मुद्दों पे आज होगा योर मनी का फोकस। और आज हमारे साथ शो में शामिल है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सिद्दीकी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं फंड्स की परफॉर्मेंस के बारे में। अक्सर हम देखते हैं हेमंत जी कि अगर एक कैटेगरी अगर मैं लेना चाहूं, लार्ज कैप कैटेगरी लेना चाहूं, तो उसमें कुछ फंड्स होते हैं जो बहुत टॉप परफॉर्मिंग फंड्स होते हैं और कुछ होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेहद खराब होती है। बाजार में अगर हम उतार चढ़ाव देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं कि बाजार में गिरावट है तो उसका असर सभी फंड्स पे होना चाहिए, लेकिन ये जो अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस है एक ही कैटेगरी के फंड्स की, उसके पीछे मूल वजह क्या होती है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कविता, ये हमेशा देखने को मिला है, स्पेशली अगर हम इक्विटी की बात करें, क्योंकि वहां पे मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, स्ट्रैटेजीज रहती हैं। तो हमने देखा है कि हालांकि फंड जो एक ही सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ब्रॉडली इक्विटी के 3 सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब जैसे आपने लार्ज कैप की बात की, ऐसे बहुत सारे फंड हैं जो सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम उसकी परफॉर्मेंस देखने को जाएं तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे फंड हैं जिन्होंने 7 या 8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, कुछ ऐसे फंड होंगे जिन्होंने 10 या 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो अगर हम टॉप परफॉर्मिंग फंड और वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड के डिफरेंस को देखें तो करीब 20% का फर्क है। एग्जैक्टली। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 2 चीजें करनी है अपने को। एक तो अपने को देखना है रिलेटिव परफॉर्मेंस, मतलब जो मार्केट है, मार्केट में क्या हुआ। अगर मेरा बेंचमार्क मान लीजिए निफ्टी 50 है या BSE 30 है, उसके मुकाबले में फंड ने कैसा किया। मान लीजिए मार्केट 6% डाउन है और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है वो 7 या 8% डाउन है, तो इसका मतलब उसने मार्केट से 1 या 2% कम ज्यादा आपको गिरावट दी है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव रिटर्न, मतलब क्या हुआ। जो पॉजिटिव रिटर्न है 6 या 7% की, उस फंड मैनेजर ने 6% माइनस के सामने आपको 7% पॉजिटिव दिया, यानी मार्केट से उसने 13 या 14% आपको ज्यादा रिटर्न दिया। उसके कारण क्या है? उसके कारण ये है कि हर जो फंड मैनेजर है उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहती है, उनकी सेक्टर सिलेक्शन रहती है, उनकी स्टॉक सिलेक्शन रहती है, जो बहुत ही अहम है। कई बार हम गलती क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि चलिए परफॉर्मेंस देख ली, ये वाले फंड ने पिछले 1 साल से बहुत अच्छा कर रहे हैं, चलिए उसमें चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगले क्वार्टर में जो आप टॉप परफॉर्मिंग देखें, फंड देखें, तो वो फंड आपका वहां पर रहेगा कि नहीं। तो आपको ये देखना है कि इस फंड की जो सेक्टर सिलेक्शन है वो कैसी रही है। अगर मान लीजिए जैसे अगर हम पिछले 1 या 2 साल की बात करें, जो इकोनॉमी की जो कोर सेक्टर्स हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल गुड्स हो गए, उन्होंने अच्छा नहीं किया। जिन फंड्स ने उनके ऊपर कॉल लिया उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जिन फंड्स ने मान लीजिए दूसरे सेक्टर है, फार्मा, FMCG, इस तरह में ज्यादा एक्सपोजर लिया तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आगे जाके अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी अच्छी करे, तो हो सकता है जिन फंड की परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में अच्छी नहीं रही है उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सुधर जाए। तो कहीं ना कहीं हमें नंबर से आगे बढ़ के देखना होगा कि जो फंड की फिलॉसफी है या जो सेक्टर सिलेक्शन है, उसके अंदर जो स्टॉक्स है वो कैसे हैं। अगर वो अच्छे हैं और किसी कारण से उनकी परफॉर्मेंस अगर 1 साल में अच्छी नहीं रही है, क्योंकि वो सेगमेंट ने अच्छा नहीं किया, उस मार्केट ने अच्छा नहीं किया, तो आप बने रहें। लेकिन फर्क जैसा मैंने कहा वो इसलिए होता है कि एक तो आपकी जो स्टॉक सिलेक्शन कैसी रही, आपकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। कुछ ऐसे फंड है लार्ज कैप में, जैसे कोई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, कुछ कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो जब मार्केट में गिरावट होगी, जो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो वो ज्यादा गिरेगा। कंसंट्रेटेड का मतलब यह है कि 20 या 25 स्टॉक, दूसरे जो डाइवर्सिफाइड फंड है वो 40 या 50 या 60 स्टॉक रखेंगे। तो जाहिर सी बात है जब गिरावट का टाइम आएगा तो ये जो फंड जिसमें ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है वो कम गिरेंगे और जो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है वो ज्यादा गिरेगा। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगा तो चांसेस हैं कि जो कंसंट्रेटेड होल्डिंग वाला जो पोर्टफोलियो है वो ज्यादा ऊपर जाएगा, और डाइवर्सिफाइड क्योंकि वो आपको ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन दे रहा है वो शायद उतना ऊपर ना जाए। तो आई थिंक नंबर से आगे बढ़ के फिलॉसफी देखनी है। कुछ फंड कॉन्ट्रेरियन अप्रोच लेते हैं, कुछ वैल्यू अप्रोच लेते हैं, कुछ ग्रोथ अप्रोच लेते हैं। तो इन सबको देख के ही आपको डिसाइड करना है कि हम इस फंड में
बने रहे हैं या नहीं बने रहे हैं, या क्यों इस कारण है इसका कि इस फंड के परफॉर्मेंस में इतना फर्क है। और यही जो थ्योरी है, फिलॉसफी है, हम मानेंगे कि मल्टी कैप और मिड कैप फंड्स में भी लागू होती है। ब्रॉडली जो हमने बात की है सारी चीजें तो होती हैं। जैसे हमने बात की मार्केट के 3 ब्रॉड सेक्टर्स हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल। अब जब हम मल्टी कैप की बात करते हैं तो वहां एक से ज्यादा सेगमेंट है, यानी तीनों सेगमेंट्स होंगे। लार्ज होगा, मिड होगा, स्मॉल होगा। अब परफॉर्मेंस में फर्क कैसे आएगा कि इस एक फंड मैनेजर ने लार्ज कैप में 60% एक्सपोजर लिया और मान लीजिए मिड कैप और स्मॉल में 40 लिया। उसके सामने एक ऐसे फंड है जहां पे लार्ज कैप 50% है, 40% है और मिड कैप ज्यादा है। अगर पिछले 1 साल में मिड कैप सेगमेंट ने अच्छा किया तो जाहिर सी बात है जो मल्टी कैप जहां पे मिड कैप एक्सपोजर ज्यादा वो अच्छा करेगा। अगर लार्ज कैप ने अच्छा किया तो 60% वाला ज्यादा अच्छा करेगा। तो आई थिंक मल्टी कैप में ये चीज आपको देखना जरूरी है कि उसकी जो एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट्स में वो कैसी है। मल्टी कैप कैटेगरी में ऐसे भी फंड हैं जो कैप लगा के रखते हैं कि देखिए हम लार्ज कैप में 50% के ऊपर नहीं जाएंगे, मिड कैप में हम 30-40% के ऊपर नहीं जाएंगे और स्मॉल कैप में 10% के ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये जो ऐसे फंड जो होते हैं इनमें एक डिसिप्लिन रहता है। आपको मालूम रहता है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो लार्ज कैप में 50% के ऊपर नहीं जाएगा, जबकि दूसरे मल्टी कैप में अगर फंड मैनेजर को लगे, क्योंकि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वहां पे कैप नहीं है, अगर उनको लगे कि अगले 1 साल में ये लार्ज कैप अच्छा करने वाला है तो हो सकता है वो एक्सपोजर बढ़ा के 70-80% भी कर दें। लेकिन रिस्क उसमें यह है कि अगर फंड मैनेजर की कॉल सही नहीं गई तो उसके ऊपर परफॉर्मेंस का भी फर्क पड़ सकता है। तो एज एन इन्वेस्टर आप डिसाइड कीजिए कि आप फंड मैनेजर पे पूरा विश्वास करते हैं, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो फिलॉसफी है उस पर विश्वास करते हैं। साथ ही उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं। जो फंड मैनेजर्स बदलाव करते हैं फंड की फिलॉसफी में या फंड के जितने भी स्टॉक सिलेक्शन है उसको हम ट्रैक करके भी अपने फंड को डिसाइड कर सकते हैं, उसमें से बदल सकते हैं, निकल सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आई थिंक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत ज्यादा है। हर महीने जो फैक्ट शीट छपती है उसके अंदर आप देख पाते हैं कि किस किस स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या क्या पिछले महीने की अगर आप उसको फैक्ट शीट से कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कौन से स्टॉक नए आए हैं, कौन से स्टॉक निकल गए हैं, कहां पे एक्सपोजर कम हुआ है, कहां पे एक्सपोजर ज्यादा हुआ है। अगर आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, अगर आपका जो विचार है या आपकी जो सोच है मार्केट के बारे में या आपके जो विचार है किसी पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक के बारे में, अगर वो इस फंड की सोच से नहीं मेल खाते हैं तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं निकलने का। या अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो जानते हैं कि एक ऐसा फंड है जो कंसिस्टेंटली काफी सालों से अच्छा कर रहा है, शायद पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं किया। यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगी एचडीएफसी टॉप 200 का, जो कि एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला फंड था, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब थोड़ी सी डामाडोल परफॉर्मेंस इसकी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा कविता आपने। एक्चुअली एचडीएफसी इक्विटी टॉप 200 दोनों फंड जो है पिछले 1 साल से अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें तो पीयर ग्रुप से कहीं कम है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखें 7 साल या उससे ज्यादा, तो अभी भी वो टॉप परफॉर्मिंग काफी अच्छे रिटर्न दिए। प्रॉब्लम क्या है, जब 1 साल अगर आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है तो आपकी 1 साल की परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करती है, तो 2, 3, 5 साल तक इफेक्ट करती है। लेकिन ये ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। और आई थिंक जैसा मैंने पहले कहा, आपको ये देखना है कि उस फंड की फिलॉसफी क्या है। अगर वो फंड इकोनॉमी के कोर सेक्टर्स को देख रहा है, बैंकिंग को देख रहा है, जो आगे जाके अगर ग्रोथ होती है तो वो काफी अच्छा करेगा। और अगर आपके बाकी फंड जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से अलग है तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे फंड में बने रहना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे फंड अगर एक जैसे सोचते हैं और एक जैसे बिहेव करते हैं तो फिर या तो सारे ऊपर जाएंगे या तो सारे नीचे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि नंबर से आगे जाके कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, इनकी सिलेक्शन कैसी है, इनके जो व्यूज रहते हैं मार्केट के ऊपर वो कैसे रहे हैं। अगर वो कंसिस्टेंटली पास्ट में अच्छा किया है तो 1 साल की अगर नॉन परफॉर्मेंस है तो मुझे लगता है उसको इग्नोर करना बनता है, क्योंकि अगर हर साल आप फंड चेंज करेंगे तो फिर पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं आपको आगे स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन ऐसे में ब्रेक पे जाना है, लेकिन जल्दी से मिड कैप कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं, जो कि एनीवेज एक काफी वॉलेटाइल कैटेगरी है। जो मिड कैप फंड्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस में भी हम बहुत वेरिएशन देखते हैं, बहुत एक्सट्रीम परफॉर्मेंस है इन फंड्स की भी। इसके पीछे भी सेम फिलॉसफी, सेम थियोरी जाती होगी जिसको हमें ट्रैक करना होगा। उन फंड्स की कौन कौन सी स्टॉक सिलेक्शन है उसका हमें ध्यान रखना होगा। सारे के सारे फैक्टर्स वही हैं। इनफैक्ट मिड कैप में स्टॉक सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। एब्सोल्युटली। क्योंकि वहां स्टॉक पिकिंग यानी आप उन कंपनीज को देख रहे हैं जो कल की लार्ज कैप कंपनी हो सकती है। तो जो स्टॉक सिलेक्शन है फंड मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज है, मिड कैप एज ए सेगमेंट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। कभी कोई फंड मैनेजर जो है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो ज्यादा लिक्विड नहीं है, इलिक्विड रहते हैं, लेकिन उसमें रिटर्न्स की पोटेंशियल ज्यादा रहती है। तो होता क्या, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तो जिस फंड में ऐसे स्टॉक है इलिक्विड वाले जिनमें लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं है, वहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है, पहली बात स्टॉक सिलेक्शन कैसा है,
कभी कभी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट रहती है। बहुत बड़ा फंड हो गया मिड कैप में तो उनको सही स्टॉक चुनना जो पास्ट में उनका एक पॉजिटिव रहा होगा, वो मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज्यादा फंड को अवॉइड कर, बहुत ज्यादा बड़े फंड को अवॉइड करें, मिड साइज। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि फंड में रहने या निकलने का फैसला आप बेंचमार्क से कंपेयर कर लीजिए। बेंचमार्क से कंपेयर कर लीजिए, उसके आगे भी थोड़ा जाके फिलोसफी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, कैसा उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सब देख के आप डिसाइड कीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान होता कि आप नंबर्स देखते तो फिर आई थिंक आज हम म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा इन्वेस्टर का बेस देखते हैं, वो ऐसा है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, बट जैसा मैंने कहा नंबर से थोड़ा आगे बढ़ के आगे बढ़िए, साथ ही अपना रिस्क एपेटाइट भी देखिए और आपके लक्ष्य को भी ध्यान में रखकर आप उस फंड में बने रहिए। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहिए। योर मनी में आगे बढ़ेंगे और अब लेंगे हमारे पहले दर्शक का सवाल। राजेंद्र कौर हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार जी, परमजीत जी। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल था, एक अच्छे शेयर पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और टाइम पीरियड 12 से 15 साल का है और 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कौन सा ऐसा शेयर रहेगा? आपका सवाल हम योर मनी में ले रहे हैं, जो कि एक प्रोसेस फाइनेंस शो है। शेयर पर जवाब के लिए हमारे बाकी शोज है जिन पे आप सवाल भेज सकते हैं। यहाँ जहाँ तक मुझे पता है आप अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए राशि इकट्ठा करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। ओके, मुझे बताइए कि कितना टारगेट है आपका और कितने साल के बाद आपको कितने पैसों की जरूरत होगी? टारगेट तो कुछ नहीं कह सकते, जो अच्छा शेयर हो, अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाए और अच्छा रिटर्न मिले। 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 12 से 15 साल का टाइम पीरियड है। 3 से 4 लाख रुपए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बेटी की पढ़ाई के लिए? जी ठीक है। और एक मुश्त निवेश होगा ये? एक मुश्त निवेश होगा, टाइम पीरियड भी 12 से 15 साल का रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको देते हैं जवाब। कई बार यहाँ पर डायरेक्टली हमें इक्विटी में निवेश करने को लेकर कई सवाल तो आते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम ये गोल को देखें तो बेटे की पढ़ाई का सवाल है और ऐसे में शायद ये रिस्क लेकर 3 से 4 लाख रुपए शेयर बाजार में डालना चाहते हैं और काफी लंबी अवधि का भी इनका नजरिया है। तो ये अप्रोच सही होगी या आपको लगता है कि थोड़ी सी सेफर अप्रोच अपना सकते हैं? देखिए, पहले अगर हम इनका टाइम होराइजन देखें 12 से 15 साल है, तो अगर हम एसेट क्लास की बात करें तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास बिल्कुल सही ऑप्शन है। गोल इंपॉर्टेंट है, बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए क्योंकि समय ज्यादा है और ऐसे जो गोल्स हैं उनके लिए पैसा भी ज्यादा चाहिए होता है। हालांकि उन्होंने कहा उन्होंने कोई टारगेट देखा नहीं है, तो पहले तो मैं कहूंगा कि कुछ टारगेट देख ले, किस तरह की पढ़ाई वो बच्चे को देना चाहते हैं, उसकी आज की कॉस्ट क्या है। 12-15 साल के बाद अगर हम 10% का इन्फ्लेशन देखें एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन इन्फ्लेशन जो नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज्यादा रहता है, तो देखें कितना पैसा उनको जरूरत होगी। तो एज एन एसेट क्लास इक्विटी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही है। अब इन्होंने कहा ये लमसम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इशू है कि आप क्या अप्रोच लेते हैं इन्वेस्ट करने की। आपके पास 2 ऑप्शन है इक्विटी मार्केट में जाने की, या तो एक डायरेक्टली आप स्टॉक खरीद सकते हैं या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। अब अगर ये रेगुलर इन्वेस्टर नहीं है, ये इक्विटी मार्केट को उतना नहीं समझते हैं, तो इनके लिए प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने 1 या 2 स्टॉक की बात की है। प्रॉब्लम क्या है, कहीं ना कहीं आपको पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। मान लीजिए आपने 2 या 3 स्टॉक खरीद लिए और उनमें से 1 या 2 स्टॉक ने अच्छा नहीं किया, तो 15 साल रखने के बाद भी आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। दूसरा, जब आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मॉनिटरिंग की जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए किस इंडस्ट्री में डाल रहे हैं, उस सेक्टर्स के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं और किस तरह से उनको चेंजेस करते हैं। इक्विटी का मतलब आपकी जो कमिटमेंट है वो एज एन एसेट क्लास इक्विटी से है, उस स्टॉक से नहीं है। अगर आपको 2-3 साल के बाद लगता है ये स्टॉक अच्छा नहीं करा तो आपसे वहां से निकलना होगा, लेकिन आपको ये देखना है कि एज एन इन्वेस्टर आपके पास वो काबिलियत है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप ऐसा कुछ कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी इंटेंशन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने की है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन है आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। वहां पे फुल टाइम प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करते हैं, उनके पास एक बड़ी रिसर्च टीम रहती है जो बड़ी बड़ी अच्छी जितनी भी कंपनियां हैं उनको देखती है, उसके बेसिस पे फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कहां पे डालना है। तो कुछ एक फंड है, मैं इनको रिकमेंड करना चाहता हूं जो ये यहाँ पे देख सकते हैं। एक कोटक सेलेक्ट फोकस फंड है जो प्राइमरीली लार्ज कैप में और थोड़ा पैसा मिड कैप में डालता है, और एक ऐसे वैल्यू डिस्कवरी फंड है जैसा कि नाम से पता चलता है। एक वैल्यू फंड है जो आज की मार्केट कंडीशन में अच्छा कर सकता है, और एसबीआई का मैग्नम ग्लोबल फंड है। ये तीनों फंड्स में अगर आप, सबसे अच्छी बात है जैसे हमने बात की शो में कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है। अगर ये समझते हैं थोड़ा स्टॉक के बारे में, तो मैं चाहूंगा कि इन फंड्स का पोर्टफोलियो देख लें। अगर उनको ये पोर्टफोलियो अच्छा लगता है तो बजाय इसके कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करें और उसमें पूरा समय लगाएं देखने के लिए कि क्या क्या बदलाव करना है, क्या नहीं करना है, बिल्कुल फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए। हम पूछ भी लेते हैं कि वो कितने जानकार हैं बाजार के। राजेंद्र जी, मुझे बताइए कि आप क्या ऑलरेडी निवेश करते हैं?
जी, थोड़ा बहुत निवेश करते रहते हैं, शेयर बाजार में काफी देखते रहते हैं जी। अच्छा, तो यानी आपको पता है कि कौन से स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए, किस कैटेगरी के स्टॉक्स का सिलेक्शन करना चाहिए इतने लंबे गोल के लिए? तो उसी के बारे में, रिटर्न के बारे में जानना चाहता था। जैसे विप्रो है, आयशर मोटर्स है, इन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं। स्टॉक पे सलाह हम आपको हमारे स्टॉक टॉक जैसे शो में देते रहते हैं, अपना सवाल आप वहां भेज सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपको म्यूचुअल फंड के जरिए कोई अप्रोच अपनानी है तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू डिस्कवरी फंड, कोटक सिलेक्ट फोकस और एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है। कौन से स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, इसके लिए मेरे ख्याल से आपको अपना सवाल हमारे शो स्टॉक टॉक पर भेजना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको फिलहाल जो म्यूचुअल फंड्स पे हमने राय दी है वो मिल गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं और फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लेंगे और भी दर्शकों के सवाल बने रहेंगे। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और महेश कोटवानी हमारे दर्शक फोन लाइन पर है। नमस्कार महेश जी, कहां से बोल रहे हैं आप, क्या सवाल है आपका? महेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यहां संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। सवाल इनका है हमारे पास, यूटीआई म्यूचुअल फंड में इन्होंने एसआईपी के जरिए निवेश किया हुआ है। महेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं लगता ये फोन लाइन पर नहीं है हमारे साथ मौजूद, लेकिन उन्होंने यूटीआई म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश किया हुआ है और लगभग रिटायरमेंट फंड है ये। तो पिछले 5 साल से ये निवेश कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इन्हें रुकना चाहिए, क्योंकि फिलहाल ये फंड में ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, यानी इन्हें बेहतर रिटर्न नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। महेश कोटवानी हमारे साथ फोन लाइन पे अब मौजूद भी हैं। महेश जी। जी मैडम, बताइए, आपका सवाल है यूटीआई म्यूचुअल फंड को लेकर। आपने रिटायरमेंट के लिए ये फंड में पैसे डाले हुए हैं? जी हाँ मैडम, मैंने रिटायरमेंट के लिए पेंशन में फंड डाले थे। करीबन 6 साल हो चुके हैं। 6 साल हो गए हैं। अभी आपकी उम्र क्या है? मैम 31 ईयर्स। 31 ईयर्स रिटायरमेंट के लिए है, तो अब तो काफी समय है आपके पास। और जो आपका फंड आप ट्रैक कर रहे हैं, ये कब से परफॉर्म नहीं कर रहा है? मैडम, मैंने इसको करीबन 5 साल से 6 साल पहले इन्वेस्टमेंट चालू किया था और करीबन 62,000 के आसपास में मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। बट आज की तारीख में इसका जो रिटर्न है वो करीबन 81,000 के आसपास में है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तब इसकी एनएवी थी 17-18 रुपीज के आसपास और इसकी अभी एनएवी सिर्फ 20 रुपीज है। तो मुझे जानना था कि इसी फंड में मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि किसी और फंड में स्विच करना चाहिए? ओके, रिटायरमेंट का ही टारगेट है लेकिन आपका? जी हाँ, मतलब अगले 5-10 साल के लिए 40 ईयर्स के बाद में, मतलब 8-9 साल का और। ठीक है, और कितना कॉर्पस आप इकट्ठा करना चाहते हैं? मैडम, मेरा 5,000 रुपीज मंथली इन्वेस्टमेंट का है। तो अभी 8-9 ईयर्स का अगर मैं लेकर के चलता हूँ तो 60,000 के हिसाब से 6 लाख और मेरा है कॉर्पस कि अपनी तरफ से मैं कर सकता हूँ, फिर उसके हिसाब से रिटर्न आएंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको इस फंड में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। इस फंड का मिक्स क्या है हेमंत जी, पहले आप ये समझाइए। देखिए, ये जो फंड है रिटायरमेंट फंड जो है, इसका मिक्स है। इसमें 40% पैसा जो है अब तक इक्विटी में जा सकता है और बाकी 60% जो है वो डेट में जाता है। तो एक तरीके से ये एक हाइब्रिड फंड है, लेकिन ये ऐसा हाइब्रिड फंड है जहां पे ज्यादा पैसा डेट में जाता है और कम पैसा इक्विटी में जाता है। तो आई थिंक जब भी हम ऐसे फंड की परफॉर्मेंस की बात करें, अगर इसको हम मार्केट या इक्विटी फंड से कंपेयर करेंगे तो वो फेयर कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि जो फंड 80, 90, 100% इक्विटी में डाल रहा है, उसके सामने 40% जहां पे कैप लगा हुआ है, ऑब्वियसली ऐसी स्टेज आएंगी जब मार्केट गिरेगा, शायद उस साल में इसकी फंड की परफॉर्मेंस इक्विटी फंड से ज्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन अगर आप लंबे समय में देखें तो इक्विटी फंड की, क्योंकि 5 साल की बात करें तो जाहिर सी बात है इनको इक्विटी फंड्स की परफॉर्मेंस वहां पे ज्यादा लग रही है। दूसरा, मुझे लगता है इन्होंने कहा कि 8 या 9 साल इनके, और अभी 31 साल की उनकी उम्र है, 40 साल में मुझे नहीं लगता इनका एक्चुअली पर्पज रिटायरमेंट है। इन्होंने इस फंड में पैसा जमा डाला करना चाहते हैं, पैसा जमा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फंड ठीक नहीं है। क्योंकि ये रिटायरमेंट फंड है और ये भी मालूम नहीं, इनसे पूछ सकते हैं या तो कि ये एक्चुअली आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं इस फंड की जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके सामने? सर जी हाँ, क्लेम कर रहे हैं। हाँ जी, तो देखिए टैक्स भी कर रहे हैं क्योंकि ये काफी यंग है। तो मुझे लगता है जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर ली, क्योंकि टैक्स क्लेम कर रहे हैं तो वो तो नहीं निकाल सकते। मैं ये चाहूंगा कि यहाँ से, क्योंकि ये टैक्स भी क्लेम करना चाहते हैं, ऐसे और भी फंड है, जैसे रिलायंस का रिटायरमेंट फंड है, HDFC का रिटायरमेंट फंड है, जहां पे इक्विटी का इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है, 90%, 100% तक जा सकता है। तो मुझे लगता है ऐसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अगर वहां पे करें और ये इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें तो ये अपने आप को मौका देंगे कि रिटर्न जो है इनका यहां से सुधर जाए।
चलिए, तो यहाँ पर आप रिलायंस और HDFC के रिटायरमेंट फंड को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बेहतर रिटर्न मिलने की ज्यादा गुंजाइश है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आज शो पे आने के लिए। और योर मनी पे अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, तो अपना सवाल @kavita.th पर आप हमें भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन अपना नाम भेजिएगा जरूर। और साथ ही mf@moneycontrol.com पे आप कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन के साथ अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।